बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते नहीं थकते थे, अब उनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया। उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके ऊपर जो ताबड़तोड़ हमला अब कर दिया है मौलाना शहरानी साहब ने। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब झूठ बोलने के माहिर हैं और इन्होंने पार्टी जो है उस पर कब्ज़ा कर रखा है और उसको ख़त्म कराने के हवाले से उन्होंने कारकुनों को कहा कि आप अपना किरदार अदा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की जो JUF का चैप्टर है, जो उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान का कोई तल्लक नहीं है, हम अपना वहाँ पे नया दफ्तर जो है वो कायम करेंगे। और उन्होंने कहा कि PDM जो है ये अपने ज़ाती मफादात और एजेंडा के लिए जो है ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ तो ये मामला है और उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी जानब से या उनकी जमात के तर्जमान की जानब से अभी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन दूसरी जानब से उन्होंने 24 दिसंबर को इजलास रख लिया JUI का, और वहाँ पे अब ज़रा ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो लोग वहाँ पे बैठे होंगे वो मौलाना शहरानी साहब और हाफिज़ सईद अहमद साहब के हवाले से उनसे शायद कोई क्रिटिसिज्म करवाया जाएगा और मे भी उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि JUIF के ऊपर जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक मजबूत गिरफ्त है, इससे पहले कभी भी इस तरह की आवाज़ें पार्टी के अंदर से नहीं आई। अब ये मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, टास्क, ये जो एक उनके ऊपर एक इस तरह के जो हमले शुरू हो गए हैं पार्टी के अंदर से ही, कि वो इससे किस तरह नबर्द आज़मा होते हैं। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने बाकायदा अलामिया जारी कर दिया है और उन्होंने जो अलामिया जारी किया है उसके अंदर स्टिल जो अभाम है वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से पहले इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सकता। तो वो सबको पता है कि 10 फरवरी से पहले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत वाज़ह तौर पर अब सबको पता है कि 11 मार्च को जो इलेक्शन जो सेनेट के लोग सेनेटर हैं रिटायर हो रहे हैं, तो एक माह के अंदर यानी 30 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है 11 फरवरी से 11 मार्च तक। 10 फरवरी वाली तो सबको पता है कि वहाँ 10 फरवरी से तो पहले तो हो ही नहीं सकता। अब मामला ये है कि एक तरफ तो ज़िमनी इलेक्शन जो है उनका इनकाद है कौमी असम्बली की नशिस्तों का और सूबाई असम्बली की नशिस्तों का, वो है 16 फरवरी को सूबाई, और कौमी असम्बली जो है उसकी नशिस्तों का है 19 फरवरी को। तो टेक्निकली या लॉजिकली अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्शन कराना चाहे फरवरी में, तो वो 19 फरवरी के बाद यानी 28 फरवरी से पहले फरवरी के माह में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कराना चाहे इलेक्शन तो वो हो सकते हैं। लेकिन 16 या 19 फरवरी के चूँकि ज़िमनी इंतखाबात हैं और यही लोग जो हैं ये सेनेट के इलेक्शन के अंदर इनका वोट कास्ट भी होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इन ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस होने के बावजूद इससे पहले इलेक्शन जो है सेनेट का तो मुमकिन नहीं है। 19 फरवरी के बाद फरवरी के माह में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवा सकता है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गुज़श्ता 4-5 सालों के दौरान कहा कि मार्च के पहले हफ्ते के अंदर इलेक्शन का इनेकाद होता रहा है। अब दो सूरतें हैं, या तो मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दे और उसके दौरान वो इस्तदा करे कि जनाब ये इलेक्शन जो है ये फरवरी के लास्ट जो वीक है उसके दौरान कराए जाएँ, क्योंकि 19 फरवरी के जो इलेक्शन है वो भी ज़िमनी हो जाएंगे, प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, तो ये लोग जो है ये भी इस सेनेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट अपना उसका हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी ये है कि अपोजिशन जो है वो भी वहाँ पे दरख्वास्त दे सकती है सेनेट को, चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो उसके बाद भी अल्टीमेटली जो है वो इख्तियार जो सवाबदीद है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है कि वो किस दरख्वास्त को पजीराई देते हैं, और उन अपनी सवाबदीद के मुताबिक वो फरवरी के अंदर भी इलेक्शन करवा सकते हैं और मार्च के अंदर भी जो है वो उसका इनेकाद कर सकते हैं। ये सारा दारोमदार उसके ऊपर है। हाँ, इसके साथ एक बात हो सकती है कि हुकूमत जो है अगर वो समझती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देते हैं या अपोजिशन जो है उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दें, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकती हैं, दोनों फरीकैन में से जो भी अग्रीव्ड पार्टी है। तो अब ये एक प्रोसेस एक तो ये है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ताई जो
वो बेहतर समझे हालात और वाक़यात के मुताबिक, तो वो खुद से डिसीजन ले सकता है। अच्छा, अब अगली इसके बाद आ जाते हैं, तीसरा जो इश्यूज़ है ये आजकल जो चल रहे हैं मामलात, वो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं सलीम मांडवीवाला साहब, और चेयरमैन नैब के ऊपर जिस तरह, या नैब के इदारे के ऊपर जिस तरह वो एक दशनाम तराजी का सिलसिला जारी है, उस हवाले से भी चेयरमैन नैब जो है उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने, एक तो ये है कि जो बार बार नवाज शरीफ साहब की फैमिली और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की जानब से बार बार बयान आते हैं कि हमने धेले की करप्शन नहीं की, दमड़ी की करप्शन नहीं की, हमने कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि धेले और दमड़ी की तो बड़ी दूर की बात है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और जो चेयरमैन साहब ने, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि 943 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और चोरी और जो इस तरह की मामलात हैं वो केसेस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज चल रही हैं, और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं ये मुलव्वस हैं, कुछ लोग इश्तहारी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि नैब अब तक 914 अरब रुपए जो है वो लूटी हुई रकम जो है कौम के जो लोग हैं, जो करप्शन में जो मुलव्वस थे लोग, या जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, या जो लोग करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस थे, उनसे नैब 914 अरब रुपए जो है उसकी वो रकम रिकवर कर चुका है, और 943 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस और इंक्वायरीज वो चल रही हैं, वो इसके अलावा हैं। और साथ ही जो अगर सलीम मांडवीवाला की बात की जाए तो सलीम मांडवीवाला साहब जनाब डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं, अब उनके हवाले से जो वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैब हिरासा कर रहा है, नैब उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, नैब कारोबारी अफराद को हिरासा कर रहा है। अब पहली बात तो ये है कि सलीम मांडवीवाला साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, और वो जो अपना ऑफिस है उसका नजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसको जो अगर उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है तो वो इसको मामले को हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय वो अपने ऑफिस को मिसयूज़ कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि नैब को मैं बुलाऊंगा, कभी वो कह रहे हैं कि हम वारंट जारी कर देंगे। तो नैब के ऊपर इस तरीके से अगर कोई बंदा भी जो सेनेटर या MNA है, अगर उनको ब्लैकमेल शुरू कर दे करनी, तो फिर तो नैब कोई केस कर ही नहीं सकेगा। अब मामला जी क्या है, अब सलीम मांडवीवाला साहब जो हैं वो कुछ छोटा मोटा उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, उनके ऊपर भी मामलात करोड़ों के हैं। और सलीम मांडवीवाला साहब के जो बेनामीदार्स हैं, इनके नेक्सिस हैं किसके साथ, वो जो फेक मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो ओमनी ग्रुप वाला, जो जरदारी साहब वाला जो फेक अकाउंट्स केस है, उसके अंदर जो लोग मुलव्वस हैं वही इनके बेनामीदार हैं। वो जो ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं, जो नैब ने पकड़ी हैं, अब उसके ऊपर इनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। और उल्टा नैब को बजाय वजाहत करने के, जो बजाय उस केस को फेस करने के, बजाय अदालतों में जाने के, इन्होंने जनाब नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब हो क्या रहा है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम क्या है, अब ये कह रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है, इनकी जो सलीम मांडवीवाला साहब की जो है, इस हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें रजिस्टर्ड मुख्तलिफ कंपनियों के 31 लाख के जो हिस्से हैं वो जब नैब ने मुंजमद किए तो उस पर इन्होंने शोर बर्पा कर दिया, नैब को धमकियों पे उतरा है, नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी चेयरमैन नैब की, और नैब की बहैसियत अदारा भी। अच्छा, इसके बाद रिपोर्ट ये जो मामलात हैं, ये जो नैब ये जो चीज़ें कर रहा है, ये एहतसाब अदालत के अंदर नैब बकायदा ये चीज़ें रिपोर्ट पेश कर चुका है, और उस एहतसाब अदालत के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है उस हवाले से मैं चंद उसकी चीज़ें पढ़ देता हूँ आपको। वो आपको चीदा जो निकात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि सलीम मांडवीवाला ने मुबैना तौर पर, सलीम मांडवीवाला साहब जो है उन्होंने मुबैना तौर पर तारक मोहम्मद के नाम पर, जो बेनामी शख्स है उसके नाम पर हिस्से खरीदे। मैं आपके बजाल के आपको ये भी बताऊंगा कि ये तारक कौन है, ये क्या किरदार है, इसके किससे साथ ताने बाने मिलते हैं, और इस तरह सलीम मांडवीवाला साहब के भी ताने बाने कहाँ पे मिलते हैं, ये चीज़ें भी आगे जाके मैं बताऊंगा। हिस्से खरीदे और जाली अकाउंट्स केस में वही जो फेक मनी लॉन्ड्रिंग, जो ओमनी ग्रुप वाला, जो फेक अकाउंट्स वाला, जो जरदारी साहब वाला केस है, उसके अंदर ये बाकायदा मुलजम है ये तारक मोहम्मद साहब, जिनके नाम पर बेनामी हिस्से खरीदे। किसने? 31 लाख हिस्से सलीम मांडवीवाला साहब, जिनको जरदारी साहब ने डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट है बनवाया हुआ है पीपल्स पार्टी के कोटे से। तो वो भी केस जरदारी साहब और उनके फ्रंटमैनों का है, और ये इधर भी इनके फ्रंटमैन बैठे हैं, और आगे ये आपस में ये जो इवल नेक्सिस एक जारी है मामला।
अच्छा, उसके बाद ये रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जो हिस्सेस हैं इसकी खरीदारी के लिए 3 करोड़, यानी ये जो हिस्सेस खरीदे गए तारक मोहम्मद के नाम बेनामी हिस्सेस खरीदे गए, इसकी खरीदारी के लिए जो रकम है वो कहाँ से आ रही है? 3 करोड़ रुपए A1 इंटरनेशनल के जाली अकाउंट से, वही जो फेक अकाउंट्स वाला था A1 जो इंटरनेशनल है उसके अकाउंट से ये 3 करोड़ रुपए अदा किए गए। अब सलीम मांडवी वाला जो है, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में बजाय वो वजाहत करने के, बजाय वो अपने आप को अपनी वजाहत देने के या अपनी बेगुनाही साबित करने के, अदालत के सामने जाने के, वो नैब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नैब जो है ये केस या इंक्वायरी जो है ये सारा मामला बंद कर दे और इनके आगे जो है फर्दर कोई इसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस जो है उसको नैब प्रोसीड ना करे। तो अब ये जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि नैब जो है इन चीज़ों के ऊपर वो बैकआउट करेगा। अगर नैब ने इनके साथ डील की तो फिर सवाल नैब के ऊपर भी उठेंगे कि अगर इस तरह का कोई भी कल को उठ के मुलजम जो है नैब को ब्लैकमेल कर सकता है, तो नैब ने ये चीज़ें पकड़ी हैं। ये बाकायदा एक लिंक केस है, वो जो फेक मनी लॉन्ड्रिंग, जो ओमनी ग्रुप वाला, जो फेक अकाउंट्स वाला, जो जरदारी साहब की जिसके अंदर मुलजम है, अनवर मजीद मुलजम है, बाकी दीगर उसमें बहुत सारे एक लंबी चौड़ी फरिस्त है मुलजमान की। तो ये उस केस के साथ इसके आपस में ताने बाने मिल रहे हैं और ये बेनामीदार इधर जो आपस में घूम रहे हैं और जिस तरीके से ये एक ताने बाने मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर अब सलीम मांडवी वाला साहब जो है वो शोर मचा रहे हैं। अब नैब जो है वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। नैब अपनी रिपोर्ट जो है इंसाफ अदालत में पेश कर चुका है। तो ये अब देखना है कि किस हद तक ये आगे मामला बढ़ते हैं। जिस तरह सलीम मांडवी वाला साहब ने कहा है कि जनाब वो अगर नैब के अफसर नहीं आए तो वो उनके वारंट जारी कर देंगे। पहले तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। अगर मुलजमान जो हैं, जो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके केसेस के अंदर जिनके ऊपर सीरियस चीज़ें साबित हो रही हैं, अदालतों के अंदर पेश की जा चुकी हैं, अगर वही नैब को बतौर मुलजम कटारे में अपने खड़ा करना शुरू कर दें तो फिर तो किसी मुलजम के खिलाफ नैब जो है बासर मुलजम, ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंटेरियन होगा, जो सेनेटर होगा, जो चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट या इस तरह के जो बासर लोग हैं, नैब तो उनके खिलाफ फिर प्रोसीड नहीं कर सकेगा। तो ये मामला भी है, अब काबिल गौर है। इसके साथ साथ अब जो मामलात हैं वो हैं कि क्या जो PDM है वो इन ज़िमनी जो इंतखाबात हैं उनके अंदर वो हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। तो ये तो बात जाहिर है कि जो मौजूदा जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी, जो 16 और 19 फरवरी में, एक तरफ तो PDM उसके अंदर हिस्सा ले रही है, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम इस्तीफ़ा देंगे। तो इस्तीफ़े के वाले से 31 दिसंबर की डेडलाइन है। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे पास जो खबरें हैं या जो अब तक की जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस्तीफ़ों वाला मामला जो 31 दिसंबर की इन्होंने डेडलाइन दी है, ये 31 दिसंबर तक मुझे इस्तीफ़े नज़र आते नहीं आ रहे। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के बल्कि नून लीग के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहला टेस्ट केस तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ जो पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, और दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो सदर भी हैं पार्टी के और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, जब तक वो इस्तीफ़े नहीं देंगे उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि बाकी लोग जो हैं वो सारे लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। वो उस तरफ देख रहे हैं और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या ये लोग जो हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह तो रहे हैं कि हम तो जनाब असम्बली भी जो है वो भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं, सिंध असम्बली और सिंध हुकूमत। तो मुझे नहीं लग रहा ऐसी सूरत हाल जो अभी के 31 दिसंबर तक ये पॉसिबल हो पाएगा। फिर साथ ही इसके जो आगे आ रहे हैं मामलात के ये फरवरी के शुरू में ये अनाउंस करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगा, तो फरवरी तक तो हुकूमत को अब कोई बड़ा चैलेंज जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बात ये है कि ये जो PDM जो है जिस तरीके से ये मामलात आगे उसके बढ़ रहे हैं, आए रोज़ आपस के अंदर इनकी जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर नून लीग के अंदर धड़ेबंदी, फिर PDM के अंदर जो मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर इल्ज़ामात आना शुरू हो गए हैं, और ख़ास तौर पर जो एक अहम मामला है वो है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो एक नैब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इंक्वायरी हो रही है। उस इंक्वायरी के अंदर क्या होने जा रहा है मैं आपको ये मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब का जो भाई हैं ज़ियाउर रहमान साहब, एक तो उनके हवाले से इंक्वायरी चल रही है
कि किस तरीके से जिन्होंने ना तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के ज़रिए वो आए और ना ही उन्होंने CSS किया, यानी वो मुकाबले के इम्तहान देकर आए थे, जो भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके भी वो नहीं है, प्रोविंशियल ग्रुप के भी नहीं है, तो किस तरह से वो डिप्टी कमिश्नर लग गए गैर कानूनी तौर पर। एक वो मामला अंडर इंक्वायर है। फिर उसके साथ साथ नैब ने मौलाना फजल रहमान साहब के जो करीबी साथी हैं, जो उनके बेनामीदार जो शुमार होते हैं उनके अंदर, और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, उनके जो असासे हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो प्लाट्स हैं, जो मकान हैं और दीगर जो भी प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, उस हवाले से नैब एक लंबी चौड़ी एक फरिस्त उसने प्रिपेयर की है और उस हवाले से नैब एसेट डिक्लेरेशन जो है प्रोफार्मे भेज रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब के उन 9 साथियों को एक मौलाना साहब के जो गिरदे घेरा तंग हो रहा है और 9 में से 5 ने अभी तक जवाब दिया है। 4 जो उनके मुबैना तौर पर जो बेनामीदार हैं उन्होंने नैब को अभी जवाब नहीं दिया। तो नैब जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, मौलाना साहब के गिरदे घेरा तंग हो रहा है। तो बाखबर ज़राए ये अब जो उनसे हमारी बात हुई है, तो मुझे जो खबरें मिल रही हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ, मे भी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नेगोशिएशन करने में कामयाब हो जाएं और आप देखेंगे नैब का ये केस शायद आगे ना बढ़ सके और ये PDM के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब की बहुत सारी चीज़ें नैब जो है उनके करीब पहुंच रहा है और मौलाना साहब को ये लग रहा है कि अगर वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मे बी नैब जो है उनके ऊपर ये केस या रेफरेंस जो है कहीं दायर ना कर दे। तो अब देखना ये है कि ये गिव एंड टेक किस तरह होता है और मौलाना साहब क्या साबित कदम रहते हैं या वो बिल आखिर नैब से डील करके अपनी जान छुड़ाते हैं। तो पहले मौलाना साहब का जो धरना था उसमें तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने में कामयाब हो गए कि वो बैरून मुल्क चले गए। अब मौलाना साहब जो है वो किसी के लिए क्यों काम करेंगे। मौलाना साहब की अपनी जब जान या उनके भाई की जो शिकंजे में आई है, तो मौलाना साहब मेरा ख्याल है ये कि वो डील करके अपने आप को क्लियर करेंगे, ना कि ये है कि जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के रिलीफ के लिए वो अपने भाई और अपने आप को ख़तरे में डालेंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा कि मौलाना साहब की वो टोन जो है या जो शिद्दत है उसके अंदर शायद वो ना रहे और PDM का ये जो फोरम है शायद उस तरीके से गवर्नमेंट को टफ टाइम देने में कामयाब ना हो सके जिस तरह के बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।